बैक टू माई चैनल स्प्रिंग वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि कल रात में मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था, तो इस वजह से आज मेरा प्लान था अपने घर जाने का, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सुबह लेट उठी हूँ। पहले मैंने सोचा कि मुझे घर जाना है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, लेकिन बाद में मुझे आइडिया आया कि कोई बात नहीं, कम से कम अगर मैं 1 घंटे भी पढ़ पाती हूँ या 1.5 घंटे भी पढ़ पाती हूँ तो मैं उतनी देर कम से कम ज़रूर पढ़ लूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। तो इसलिए सुबह 5:30 से लेकर लगभग 7 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई कर ली थी और आज मैंने सुबह में पेडागॉजी का रिवीजन किया है और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी मम्मी से मिलने। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं और मैं यहाँ अकेले अपनी बहन के साथ क्यों रहती हूँ। तो आज आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरा जो मायका है, ऐसे मुझे मायका शब्द पसंद नहीं है, मेरा जो घर है वो टाटी सिलवे में है। अगर आप रांची से हैं तो आप टाटी सिलवे को जानती होंगे, तो वो मेरा घर जो है वो टाटी सिलवे एरिया में है। मेरे पापा एक बहुत ही छोटी सी प्राइवेट जॉब करते थे और हम 5 बहनें हैं और 1 भाई है मेरा। 5 बहनों में मैं 4th नंबर पर हूँ और मेरी छोटी सिस्टर भी बची हुई है, उसकी शादी अभी नहीं हुई है। बाकी हम सभी भाई बहनों की शादी हो चुके हैं। मैं आपको अपनी लाइफ की पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, मैं बस कुछ हिस्से आपको बताना चाहती हूँ। हालत मेरे घर की ऐसी थी कि जब हम क्लास 10th में थे तो उस समय मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने सारे बच्चों की एजुकेशन एक साथ कंप्लीट करवा सकें। तो जब मैं क्लास 10th में थी, जब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, तो बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं अपनी बड़ी दीदी के घर आई थी और वहाँ आने के बाद मैंने वहाँ पर अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हमें अच्छा 1-2 महीना का गैप मिलता है। तो वो 1-2 महीने मैंने अपनी बड़ी दीदी के घर आकर बिताया और यहाँ आने के बाद उसके जो रेंटर थे, रेंट में जितने भी बच्चे रहते थे, उन्होंने मेरे से धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ना शुरू किया। तो फिर पहले 1 बच्चा आया, फिर 2 बच्चे आए, फिर ऐसे करके बहुत सारे बच्चे आने लग गए। उन्होंने देखा कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बढ़ गए। क्लास 11th के एंड तक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और हम अच्छा खासा कमा ले रहे थे। लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये महीने में कमा रही थी। तो और तब तक मेरी छोटी बहन के बोर्ड एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि अपनी छोटी बहन को बुला लिया और उसे भी ट्यूशन पढ़ाने में लगा दिया। और फिर हमने क्या किया कि हमने एक छोटा सा रूम रेंट पर ले लिया और क्लास 11th के बाद से ही मैं और मेरी बहन, हम दोनों साथ में रेंट में रहा करते थे और ऐसे ही स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और ऐसे ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मेरा 12th हुआ। 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की। अभी जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ से मैं अभी अपना व्लॉग शूट करती हूँ, तो 2016 में हम इस रूम में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि तब तक हमारी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हम इतना अच्छा रूम अफोर्ड कर सकते थे और हमें पढ़ाई करने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर हमने क्या किया कि हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद हमारी ट्यूशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और हम धीरे धीरे और अच्छा कमाने लग गए। मैं ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि 2016 में ये रूल आ गया था कि बीएड के कोर्स 2 साल के हो जाएंगे और 2 साल के जो पैसे थे वो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो इतना सारा फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को चूज़ किया कि अब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। लेकिन मेरे साथ कोइंसिडेंस ये हुआ कि 2019 में झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा था और उसमें मेरा ऑल ओवर झारखंड रैंक जो है वो 30 आया था। तो रैंक 30 आने की वजह से मुझे गवर्नमेंट बीएड कॉलेज जो है वो मिल गया और गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में केवल 20,000 में ही बीएड मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, लेकिन कभी भी मैं किसी भी एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाई। लेकिन 2019 में मेरे लाइफ को एक नई दिशा मिली और फाइनली जो मैं बनना चाहती थी मैं उसकी पढ़ाई कर रही थी। मैं ऑलरेडी 8-9 सालों से ट्यूशन पढ़ा रही थी और मुझे टीचर बनने का बहुत शौक़ था, लेकिन सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से और पैसे की कमी की वजह से मैं बीच में 3-4 सालों तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग गई थी। जब मैं बीएड कर रही थी तब भी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और उस समय मेरी लाइफ ऐसी थी, क्योंकि बीएड में आपको कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, स्पेशली अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस समय मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ाई करने में
मैं सुबह 10 बजे कॉलेज जाती थी, शाम में 4 बजे आती थी और बिना कॉलेज ड्रेस चेंज किए ही मैं ट्यूशन पढ़ाने लग जाती थी और फिर रात के 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर भी मेरी लाइफ चल रही थी और मुझे बीएड करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस तरह से मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया और बीएड के बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। इनफैक्ट मेरी जो बहन है वो अभी भी ट्यूशन पढ़ाती है, वो अभी भी लगभग 6 घंटे की ट्यूशन पढ़ाती है। वो शाम में 3 बजे से रात के 8:30 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती है, इसलिए उसको थोड़ा कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। आप बहुत बार पूछती हैं बहुत सारी लड़कियाँ कि यहाँ पर भी आप ही खाना बनाती हो। हाँ, मैं अपनी बहन को सपोर्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी केवीएस की तैयारी करे, वो भी सीटेट में अच्छे नंबर लाए, तो इसलिए ज़्यादा काम मैं करती हूँ, उसे कम काम करने देती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी ट्यूशन पढ़ाती है तो उसका बहुत सारा टाइम जो है उधर चला जाता है। ये तो थी मेरी पर्सनल स्ट्रगल जो हमने अपने करियर को बनाने के लिए किया था। नए नए ट्यूशन पाने के लिए हम बहुत दूर दूर तक जाते थे। इनफैक्ट एक टाइम में मैंने हर घर में जाकर कहा है कि अगर आपको ट्यूशन पढ़वाना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सोचिए कि मैंने कितनी मेहनत की है। हम बहुत दूर दूर तक चल कर जाते थे होम ट्यूशन देने के लिए। उस समय हमारे पास स्कूटी नहीं थी तो हमें बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना होता था, चल के जाना होता था ताकि हम एक बच्चे को ट्यूशन दे सकें। और उस समय ट्यूशन फ़ीस भी जो है ना उतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी जितनी कि अभी मिलती है। अब जो है यहाँ पर पंडरा में हमारा नाम हो गया। अगर आप यहाँ पर आकर किसी से भी पूछेंगे ना कि ब्यूटी मैम और सानिया मैम का घर कौन सा है, वो कहाँ पर रहती है, आपको कोई भी बता देगा। वो आपको बता देगा कि वो यहाँ रहती है। अब मैं अपने घर आ गई हूँ और ये मेरे भाई की बेटी है और इससे मैं पहली बार मिल रही थी यहाँ पर, तो मुझे इसको देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। आप में से बहुत लड़कियाँ मेरे से पूछती हैं कि आपकी मोटिवेशन का सोर्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मोटिवेशन का सोर्स मेरी मदर है। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी कि मैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी अच्छा कर पाऊँ और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकूँ और थोड़ा अच्छा अर्न कर सकूँ। तो मेरी स्ट्रगल तो इधर चल ही रही थी और मैं अपने मम्मी पापा से दूर भी रहती थी, तो वो एक इमोशनल जो है आपका ब्रेकडाउन मेरा हमेशा रहता था और मुझे बहुत कमी खलती भी थी उनकी। लेकिन भगवान को इतने पर भी मंजूर नहीं था। सबसे बड़ा मेरा इमोशनल कोलैप्स या इमोशनल ब्रेकडाउन तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी को 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डिटेक्ट हुआ है। उस समय समझिए कि हम बहुत छोटे थे, उस समय मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई थी, तो हमारे पैरों तले से समझिए कि ज़मीन खिसक गई थी। और हम इतने छोटे थे और हम जब भी किसी से पूछते थे, हम ट्यूशन यहाँ पढ़ाते थे, तो हम डर से किसी को बताते नहीं थे। हमको लगता था ना कि अगर हम किसी को बता देंगे कि मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो हमसे ट्यूशन पढ़वाना छुड़वा देंगे। तो हम बस ऐसे ही इनडायरेक्टली सबसे पूछते थे कि अंकल अगर किसी को 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो फिर उसका क्या होता है। तो सब लोग यही कहते थे कि जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है वो मर जाते हैं, और स्पेशली जिसको 4th स्टेज के बाद पता चलता है कि उनको कैंसर है तो ऐसे लोगों का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय मतलब मेरे भगवान ने मेरी बहुत परीक्षा ली है और इतनी कड़ी परीक्षा ली है ना कि शायद मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँ। एक तो हम गरीब थे, दूसरा कि मैं अपनी पेरेंट्स से अलग रह रही थी, अपने करियर को बना रही थी। उसके बाद ये पता चलना कि मेरी मम्मी को 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है, ये एक तरह से मेरी लाइफ में पूरा तूफान आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये बता दिया जाए इनडायरेक्टली कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ जो है वो मरने वाली है, तो समझिए उसके अंदर क्या फीलिंग आती है, उसको कैसा फील होता है। और मैं उस समय बहुत 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 ही ख़राब स्थिति में थी। हमारे पास इलाज के लिए उतने पैसे नहीं थे, तो मेरी मम्मी का पूरा ट्रीटमेंट जो है रांची के रिम्स हॉस्पिटल से हुआ है। अगर आप रांची से होंगी तो आपको पता होगा कि रिम्स एक प्योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर इलाज फ्री होता है। लेकिन तब भी इलाज के दौरान बहुत सारे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कीमोथेरेपी में आपको बहुत सारे मेडिसिन लगते हैं। तो उसके बाद कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखा जाता है, प्रोटीन ज़्यादा खिलाना पड़ता है और फल वगैरह ज़्यादा खिलाना पड़ता है, तो वो सब भी हमें हैंडल करना था। तो जितना मैं ट्यूशन से कमाती थी उतना पैसा मम्मी के इलाज में ही चला जाता था। उस समय तक मेरी 2 दीदियों की शादी हो गई थी, तो उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत हम 5 बहनों ने मिलकर किया है। हम 5 बहनों ने अपनी मम्मी की जी तोड़ के एकदम सेवा की है, उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा। और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी मम्मी के 9 कीमोथेरेपी चले थे। एक कीमोथेरेपी चलने के बाद पेशेंट की हालत ऐसी हो जाती है ना कि अगर आप उसको देख लें तो आपको डर लग जाएगा। उसके सारे नाखून झड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, स्किन टोन बिल्कुल काला हो जाता है, पैर हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होती है।
लेकिन हमने अपनी मम्मी की बहुत सेवा की और 9 कीमोथेरेपी के बाद मेरी मम्मी की जो रिकवरी हुई ना, डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर ने कहा कि पहली बार किसी कैंसर पेशेंट को देखा है इतनी जल्दी रिकवरी होते। तो तब से मैं पॉजिटिव थिंकिंग पे बहुत 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 ज़्यादा बिलीव करती हूँ। इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। जो पावर पॉजिटिविटी में है ना, वो पावर आपको और कोई नहीं दे सकता है। और फिर जब मेरी मम्मी 1 साल की ट्रीटमेंट के बाद पूरे अच्छे से ठीक हो गई, हम खुश रहने लगे, तो ये खुशी तब भी भगवान को मंजूर नहीं थी। उसके 1 साल के बाद मेरे फादर की डेथ हो जाती है और मेरे पापा की डेथ के बाद मेरी फैमिली जो है समझिए बिखर सी गई। अभी तक मेरे और मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हुई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। हमें लग रहा था कि अब क्या होगा, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा से ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊँगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, क्योंकि किसी लड़की की ज़िंदगी में उसके पिता की क्या वैल्यू होती है आप समझती ही होंगी। लेकिन हमारी फैमिली की सबसे अच्छी आदत है कि हमारे अंदर यूनिटी बहुत है। फिर हमारी दीदी जो हैं और जीजा जी ने हमें बहुत अच्छे से संभाला और उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पंडरा आ गए अपने ट्यूशन क्लासेस लेने के लिए। और अब लग रहा था जैसे कि अब ट्यूशन पढ़ाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था मेरा। अब लग रहा था ट्यूशन पढ़ा के ही क्या कर लूँगी, अपने पापा को तो वो खुशी मैं दे नहीं पाई जो मैं गवर्नमेंट जॉब लेकर दे सकती थी। और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत 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 ही दुखद घटना था। अभी जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो मैं 2 से 3 बार इमोशनल हो चुकी हूँ। इसलिए मैं अपने पास्ट के दिनों को याद नहीं करना चाहती, क्योंकि जब आप अपने पास्ट के दिनों को याद करते हैं तो आप सिर्फ याद ही नहीं करते, आप उन सारे पलों को जीते हैं। उन सारे पलों में आपको जितनी भी दुख तकलीफ हुई है वो आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन हमने फिर से धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और हमारी ट्यूशन फिर से बहुत अच्छी हो गई और हमें बहुत अच्छी इनकम होने लग गई। और फिर जब 2021 में मेरी शादी का प्रपोज़ल आया तो फिर हम उसको ना नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेरी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि इनकी शादी हो जाए तो वो भी थोड़ी टेंशन फ्री हो जाए, तो इसलिए मैंने शादी कर ली। ये जो मैंने आपको बताया ये मेरी लाइफ के स्ट्रगल का 20 या 30% था। अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम बहुत खुश हैं, मेरी मम्मी भी बहुत खुश रहती हैं और मैं भी बहुत खुश रहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मदर के लिए कुछ करूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए गवर्नमेंट जॉब लूँ। मेरा यहाँ अलग रह के पढ़ने का और कोई रीज़न नहीं है, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने अपना पूरा दिन अपनी मम्मी के साथ स्पेंड किया और शाम में चाय पीने के बाद मैं वापस आ गई हूँ पंडरा, क्योंकि मुझे कल मंडे का अपना चैलेंज भी लेना है। तो मैं कभी भी ये नहीं भूलती हूँ कि अगर मैं अपना चैलेंज पूरा नहीं करूँगी तो मैं अपने गोल से और दूर होती जाऊँगी। और इस साल मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है और अपनी मम्मी को बहुत सारी खुशियाँ देनी ही देनी है। इस साल भगवान भी मुझे गवर्नमेंट जॉब लेने से नहीं रोक सकते हैं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी आपको इतनी समझदारी वाली बातें कहाँ से आती हैं। मेरा मानना है कि मैच्योरिटी या समझदारी वक्त के साथ आती है, जीवन के एक्सपीरियंस के साथ आती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं पर कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत मैच्योर होते हैं और कहीं कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जो इमैच्योर होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि एज के साथ मैच्योरिटी नहीं आती, एक्सपीरियंसेस के साथ आती हैं। और मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ा है, तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ और मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं कि कैसे मैं नेगेटिविटी से तुरंत बाहर निकल सकती हूँ। और जो लोग ये सब छोटी छोटी बातें कमेंट करके बोलते हैं ना कि मुझे मेरे ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, पति और बच्चे को संभालना है, ये सब बातें मुझे बहुत बकवास लगती हैं। आपने अभी तक असली ज़िंदगी नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है कि असली प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। जैसे एक मेंढक के कुएं में रहता है ना, तो उसको लगता है कि ये कुआं बहुत बड़ा है, वैसी ही स्थिति आपके साथ है। आप घर में रहती हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। कभी बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकती तो जाइए मंदिर के सामने बैठे भिखारी से पूछिए कि ज़िंदगी उसकी कैसी चल रही है, उनसे बातें करिए, फिर आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी कितनी हार्श होती है। सबकी स्ट्रगल अलग अलग होती है और ज़िंदगी में सबको स्ट्रगल करना ही है।
किसी की स्ट्रगल शादी के पहले होती है और किसी की बाद में। मेरी स्ट्रगल शादी के पहले थी, तो मैंने उस स्ट्रगल को बहुत अच्छे से डील किया है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में मेरी मम्मी को कैंसर थी तो मैंने ग्रेजुएशन करना छोड़ दिया, पूरा ध्यान अपना उधर ही लगा दिया, नहीं। इनफैक्ट ग्रेजुएशन में टोटल 6 सेमेस्टर्स में से 5 सेमेस्टर में मैंने टॉप किया अपने कॉलेज में। रांची वुमेंस कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स में 80% लाने वाली सबसे पहली लड़की मैं बनी हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब लड़कियाँ ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, मेरे ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते। मैं एकदम इन सब बातों को बकवास मानती हूँ। पहले खुद को आप सपोर्ट कर लीजिए, फिर किसी से आप सपोर्ट मांगिएगा। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, मैं सेल्फ मेड गर्ल हूँ। मैंने अपना करियर खुद बनाया है और अभी भी मैं अपने दम पर यहाँ पर रह रही हूँ और अपने दम पर मैंने हमेशा ज़िंदगी जिया है। तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनती? आप ऐसी क्यों बनती कि कोई भी आकर आपको 2-4 बात सुनाकर चला जाता है, कोई भी आता है आपकी इज्जत गिरा कर चला जाता है? ऐसी क्यों है? अपना नेचर चेंज करिए ना। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ शायद इसलिए मेरी शादी जो है इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लड़के से हुई है। देखिए, नेचर हमेशा आपको वही देती है जो आप डिज़र्व करती हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर आप ऐसी हैं कि कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है तो आपकी मुलाकात वैसे ही लोगों से होगी। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहती हैं ना, तो अपना नेचर चेंज करिए, अपने सपनों के लिए लड़ना सीखिए। मैंने लड़ा है अपने सपनों के लिए और आखिरी दम तक लड़ती रहूँगी। मुझको इस बात का कोई भी दुख नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से अलग रह रही हूँ या फिर यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने सपनों के लिए जी रही हूँ और मुझे अपने इस डिसीज़न पर बहुत ज़्यादा गर्व है। और जब तक मैं कुछ अचीव नहीं कर लूँगी तब तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना सारा टाइम सिर्फ खुद को दूँ, दूसरों को ना दूँ। इतना हक तो मेरा ज़िंदगी पर बनता ही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने जो फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। आप ज़रूर बताइएगा कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, मेरी फैमिली इसमें कैसी लग रही है।